किसी वस्तु पर कितना आवेश होगा प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, निकाले गए या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और ई हमारा फंडामेंटल चार्ज है, मूल आवेश है, या आप कहिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज भी आप इसको बोल सकते हैं। ये कल के क्लास में बता चुका हूं। एन बराबर हमने यहां लिख दिया, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी मूल आवेश, इसको हम कहते हैं लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का सबसे न्यूनतम मान है ये। आगे हम लोग देखते हैं, यानी ये जो फॉर्मूला कल आपने पढ़ा था क्वांटमीकरण सिद्धांत वाला, Q बराबर Na, इस पर आज हम लोग वर्क करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम्स का मतलब न्यूमेरिकल्स। कल हमने कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बताया? हाँ, 4 टाइप का न्यूमेरिकल्स बताया था। आज एक दो और एक्स्ट्रा टाइप हम लोग देखने वाले हैं, और उस चारों टाइप को फिर से, कल तो हमने एक रफ पेज में बताया था, आज उसको एक सुनियोजित तरीका से हम लोग उसको कर लेते हैं। चलिए, ये नेट हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, किसी उदासीन वस्तु पर 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। दो चीज पूछ रहा है कि 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगा, और उसकी प्रकृति, आवेश की प्रकृति में प्लस और माइनस बताना रहता है, क्या होगी। क्वेश्चन लिखिए और हो सके तो जवाब दीजिए, मैं इसको समझा रहा हूं अभी। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का आधार है, और केवल फिजिक्स नहीं, आप जो अध्ययन करते हो, आपका दिमाग कितना अच्छा तरह से सोचेगा, काम करेगा, उसका भी आधार है न्यूमेरिकल्स। यदि आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा, एक्टिव रहेगा, सोचेगा। न्यूमेरिकल्स नहीं बनाओगे तो फिजिक्स में फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। किसी उदासीन वस्तु से 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। टाइप 1 है कल की तरह, कल जो हमने टाइप 1 बताया था वही है ना, टाइप 1। एन दिया है, क्या निकालना है, क्यू, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, क्यू बराबर एन, फॉर्मूला लगा देंगे। न्यूमेरिकल्स का नाम सुनकर जनरली खास करके हमारे खगड़िया में स्टूडेंट को बुखार लग जाता है, और वो भी नॉर्मल वाला बुखार नहीं, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला बुखार लग जाता है कि हम तो फिजिक्स पढ़ने आए, ये मैथमेटिक्स वाला सवाल कैसे पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स। थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स को क्या कर सके, डील कर सके, और फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा जाता है? मैथमेटिक्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को डील करने के लिए पढ़ा जाता है। फिजिक्स इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम ब्रह्मांड को समझ सके। ब्रह्मांड को समझने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं, और फिजिक्स को बेहतर तरीका से समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स के मामले में, एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन बना लिया और उस स्टूडेंट से एक दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो कब ज्यादा खुशी होनी चाहिए, जब क्वेश्चन बन गया तब, जब क्वेश्चन नहीं बना तब? हाँ, जब क्वेश्चन बन गया तब आपको बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। आपको खुशी तब होना चाहिए जब क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं बना है तब उसका मतलब होगा कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है जिस नॉलेज से इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और आपको एक चीज उसमें पता चल गया कि आपके पास उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को बनाने का नॉलेज नहीं है। और ये पता चल जाना कि आपके पास ये वाला नॉलेज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली हमें यही पता नहीं चलता है कि हमारे पास कौन कौन सी नॉलेज नहीं है, कैसे कैसे नहीं है। इसलिए न्यूमेरिकल के मामले में आज से एक चीज ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनना है तब जाकर आपको जश्न मनाना है, खुशी मनाना है।
अच्छा न्यूमेरिकल्स बन ही गया तो उसमें क्या हुआ, जो चीज बन गया आपके पास पहले से नॉलेज है उसका, और वो चीज क्या हो गया, बन गया, तो आपको क्या हासिल हुआ, कुछ नया आपने सीखा, आपको पहले से जानकारी है उसके बारे में, और वो चीज आपने बनाकर और आपने खुशी मना लिया। आपने किस बेसिस पर खुशी मनाया, क्या ये बोला जाए कि आपने कुछ सीखा और इसलिए खुशी मनाया? हम खुशी किस आधार पर मनाएंगे, हम खुश किस आधार पर होंगे, कि हमने क्वेश्चन बना लिया या क्वेश्चन में नया चीज सीखा? हाँ, नया चीज सीखा। तो हमारी खुशी का आधार नया चीज सीखना होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन का बन जाना होना चाहिए। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन बन गया बड़े खुश हो जाते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया है। तो आज से ज्यादा खुश कब होना है? हाँ, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा उसमें ज्यादा खुश होना है। और उसमें आपको इस बात से खुश होना है कि अब नया चीज इसमें हमें सीखने को मिलेगा। आप सीनियर से पूछ लीजिए या टीचर से पूछ लीजिए, नया चीज आप सीख जाएंगे। चलिए देखिए, कहता है किसी उदासीन, बन गया होगा ना, किसी उदासीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, ये किसी उदासीन वस्तु से 10 पर पावर 8 लगभग 1 करोड़, लगभग क्या एग्जैक्ट 1 करोड़ होगा, इतना इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ ही तो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ निकालने पर वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? अच्छा, आवेश कितना होगा, मात्रा ये तो हम बताएंगे, सबसे पहले किसका निर्णय करते हैं, प्रकृति। आवेश की प्रकृति का मतलब होता है कि प्लस या माइनस। मुझे बताइए वस्तु पर प्लस होगा या माइनस? क्यों? माइनस वाला तो माथा फोड़ ही लो दीवार में जाकर, इतना बकने के बाद माइनस माइनस करोगे। एक दफा मैंने बताया सब सारा चीज, कई दफा हमने बता दिया, और इतनी छोटी चीज यदि नहीं समझ आ रहा है, जबकि मैंने कई बार बोला है, पर बड़ा दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस वस्तु पर आवेश की जो प्रकृति होगी वो धनात्मक होगी। अब होगी कितनी मात्रा में आवेश, तो निकाल लेते हैं, हमारे पास तरीका है। ये एक वस्तु है और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, n बराबर 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है। कहते हैं बताइए इसके पास कितना चार्ज होगा और किस प्रकृति का चार्ज होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि Q बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू ए, n निकाले या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 पर पावर 8 है, और E मूल आवेश है, इसका मान होता है 1 दशमलव, बोलो मत आप, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, 1.6। और देखिए मैं आधार सेम है, 10 10 आधार सेम है, पावर को हम ऐड कर देंगे, -19 में 8 जोड़ेंगे, माइनस ये 11 कूलम, और ये प्लस होगा चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब एक बच्चा को ये पहले से नॉलेज है, पहले से ये जानकारी, और उन्होंने क्वेश्चन बना लिया, उनको खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कुछ बड़ा नहीं किया है। मजा तो तब आता है जब एक क्वेश्चन हमारे सामने हो और वो हमसे नहीं बन रहा है, और उसको बनाने के लिए हम तरह तरह से क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तरह तरह से अलग अलग बुक को क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, और अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिला रहे हैं, अलग अलग नॉलेज को इकट्ठा करके पूरा जोर दे रहे हैं उसको बनाने में, तब ज्यादा मजा आता है। ये टाइप 1 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, कितना निकाला गया, ये कितना दिया गया, और आपसे चार्ज पूछ रहा है, और साथ में थोड़ा सा चेक कर लिया प्रकृति कि इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये आपको नॉलेज है कि नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा, टाइप मैं चेंज कर देता हूं, अभी एन दिया है क्यों निकाले, अब अगला क्वेश्चन में एन पूछेगा, ये भी कल हमने बताया था। लिखिए इस क्वेश्चन को, हालांकि ये क्वेश्चन 2024 पिछले साल बिहार बोर्ड में ही पूछा गया है, कल बताया गया था रफ में, सेम क्वेश्चन कल रफ में हमने बताया। देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है एक वस्तु पर -8 कूलम आवेश है, उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन होंगे, सामान्य अवस्था एक वर्ड आया यहां पर,
सामान्य रूप से आदमी के पास कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, जानकारी है आपको। 2 हाथ होते हैं, लेकिन किसी जगह एक आदमी के पास 3 हाथ आपको दिख गया, तो आप एक शब्द यूज करेंगे, सामान्य अवस्था से कितने अधिक हाथ है? 1 हाथ अधिक है। यानी जो पहले से उसके पास है या रहता है उससे कितना अधिक है या कितना कम है। ऑप्शन दिया गया 4। एक वस्तु पर -8 कूलम आवेश है, उसमें सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था कहने का मतलब जब वो उदासीन था उस समय जो इलेक्ट्रॉन था उस समय से कितना इलेक्ट्रॉन कम होगा या कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, ये पूछ रहा है। और टाइप 2 है, आपके एग्जाम में पूछता है। यदि आप लेक्चर को ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजों का निर्णय आप क्वेश्चन पढ़ते ही कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में माइनस को देखकर आपने एक निर्णय कर लिया कि इलेक्ट्रॉन अधिक होगा या कम। मर जाओ ना, कम कम बोल रहे हैं, अधिक होगा, क्योंकि मैंने नोट करके लिखा दिया, ऋण आवेशित वस्तु में किसकी संख्या अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन तो अधिक ही होगा। मतलब कुछ भी कर लो, कितना भी आसान भाषा में बता दो, अपना लेवल दिखाई देता है कि हम पढ़ने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिगड़ेल टाइप का है, मतलब शो कर ही देगा। देखिए, एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके पास चार्ज है Q बराबर -8 कूलम। सबसे पहले तो आप ये सोचिए, इस वस्तु के पास जब चार्ज नहीं था, जब ये उदासीन रहा होगा, उसमें प्लस और माइनस की संख्या क्या रहा होगा? समान रहा होगा, जब ये उदासीन था। अब इस वस्तु को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा या दिया गया होगा। क्या किया गया होगा? निकाला गया होगा या दिया गया होगा? दिया गया होगा, क्योंकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा तो सामान्य अवस्था से, पहले जो इलेक्ट्रॉन था उस सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सामान्य अवस्था से तो इलेक्ट्रॉन बढ़ ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कम वाला जो है वो पहले खत्म हो गया, अधिक वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? तो हम लोग देख लेते हैं। एन पूछ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि चार्ज Q बराबर हमारे पास फॉर्मूला आता है N इंटू ई, तो N बराबर क्या होगा? Q बट्टा ई। ये कल हमने बताया था, चर्चा करा था इस फॉर्मूला पर। N बराबर Q बट्टा ई एक फॉर्मूला हो गया, उसी फॉर्मूला का दूसरा रूप है रिवर्स। चलिए, Q के जगह देंगे 8 कूलम, माइनस केवल नेचर बताएगा, नंबर में हमें माइनस की जरूरत नहीं है। और E का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। कूलम कूलम कैंसल, तो हमारे पास N बराबर आ गया। देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ 0, ऊपर हमारा 80 हो जाएगा, नीचे दशमलव हट गया तो 16 ही रहेगा, बोलो मत आप। और -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, तो ये +19 हो गया। 16 25 80, 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास N बराबर आ गया 5 गुना 10 पर पावर 19, और इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। हाँ, यदि ये माइनस को प्लस बना दे तो इतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज लाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 2024 में इस बार पूछा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में, नोट कर लीजिए। ये टाइप 2 था। कई बार स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है ना, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिंतित हो जाता है, टीचर को आकर कहता है सर हमसे नहीं बन रहा है। यानी
आप कम मेहनत में चाहते हो कि 1 साल के मेहनत 2 साल के मेहनत वाला नॉलेज आपको आप में आ जाए, ऐसा थोड़ा संभव है। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो या इससे पहले आपने बनाया ही नहीं था न्यूमेरिकल्स, तो अचानक आपको कैसे समझ आ जाएगा। आप तो खुशी मनाओ ना, कम से कम आपको वो सीखने का मौका मिल रहा है, आपको ये जानकारी मिल रही है कि आप ये भी नहीं जानते हो। कई बार तो ये होता है लोग को पता ही नहीं है कि वो क्या क्या नहीं जानता है। कई बार ये होता है हमारे साथ, हमको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या क्या नहीं जानते हैं। ये पता होना भी एक नॉलेज वाली बात है कि हम क्या क्या नहीं जानते हैं। कितना लोगों को तो ये भी पता नहीं रहता है। अच्छा, इसी न्यूमेरिकल्स के बारे में आप सोचो, इस न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं नहीं बताता इसको, मैं इसकी चर्चा नहीं करता, तो क्या ये आपके नॉलेज में था कि ये हमको मालूम नहीं है? मालूम ही नहीं चलता है, कभी पता ही नहीं चलता कि आपको कि एक ऐसा न्यूमेरिकल भी और हमें जानकारी में हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या क्या नहीं पता है। चले उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए टाइप 2 जैसा है, कल भी हमने इसको बताया था, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश से वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। नोट कीजिए, फेमस क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। A body has +1 coulomb charge. How many electrons are removed from it? टाइप 2 जैसा है, चार्ज दिया है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले चार्ज -8 कूलम था, अभी चार्ज कितना दे दिया गया? +1 कूलम। तरीका वही होगा हमारा, कल हमने रफ पेज में इसको बताया हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं, लेबोरियस स्टूडेंट बनने के पीछे क्या करते हैं, ध्यान को फोकस कर देते हैं, जबकि हमें लेबोरियस नहीं मेथोडियस बनना चाहिए। एक वर्ड होता है लेबोरियस, मेहनत करने वाला, एक होता है मेथोडियस। मेथोडियस किसको कहते हैं? एक व्यक्ति 4 घंटा पढ़ता है, लेकिन एक व्यक्ति 2 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा पढ़ता है और ये एग्जाम क्रैक कर गया और ये एग्जाम क्रैक नहीं करा। क्यों? क्योंकि लेबोरियस होने से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है। क्या होना पड़ेगा? मेथोडियस का मतलब है कि आपकी जो पढ़ाई है ना वो तरीका से होना चाहिए। यदि आपके पास तरीके हैं, तरीका से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ लेंगे, तरीका से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे आप। तरीका क्या होता है? एक स्टूडेंट जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ रोज क्या करता है, मैं पढ़ाता हूँ, घर पर जाता है और फिजिक्स को याद कर लेता है, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको क्या करता है, याद कर लेता है। आज गया, आज भला याद कर लिया और कॉपी में नोट भी कर लिया। कल हमने पढ़ाया, कल वाला भी याद कर लिया कल ही और कॉपी में नोट कर लिया। लेकिन कल जब वो याद करता है तो पहले दिन वाला को एक बार क्या करता है, वो रिपीट करता है। दूसरे दिन वाला याद करने से पहले वो पहले दिन वाले को क्या करता है, रिपीट करता है। तब दूसरे दिन वाला वो याद करता है, दूसरा दिन। फिर तीसरा दिन जो हमने पढ़ाया क्लास में हुआ, अब वो तीसरे दिन वाला लेखा कॉपी में और तीसरे दिन वाला याद करने से पहले पहला दिन वाला और दूसरा दिन वाला भी प्रैक्टिस करता है। तब जाकर किसको याद करता है, तीसरे दिन वाला, और उसी दिन कर लेता है वो, क्योंकि इसमें तो समय लगेगा नहीं, ये याद है। केवल इसको साथ में ढो रहे हैं ताकि ये दिमाग से ना निकल जाए, तो एक नजर रोज क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। चौथा दिन
जब वो पढ़ने बैठेगा चौथे दिन की क्लास की थ्योरी याद करने के लिए, लिखने के लिए, तो पहले 3 दिन वाला वो एक नजर क्या करेगा, देख लेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा देखने में, चौथा दिन वाला फिर याद कर देगा। ये कौन सा स्टूडेंट है, मेथोडियस। लेबोरियस क्या करेगा, कोई तरीका नहीं है उसके पास, गया आज का टॉपिक परसों याद किया, परसों का टॉपिक, यानी इधर उधर कोई रूटीन के साथ नहीं पढ़ रहा है, बस क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है और कहता है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने चर्चा किया ना, रूटीन के साथ पढ़ना है। मेथोडियस एक रूटीन के साथ पढ़ता है, इसके पास तरीका होता है। कितना स्टूडेंट पूरा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और 1 महीना के बाद वो सोचता है कि एक ही बार टॉपिक को क्या करेंगे, याद करेंगे, यानी आगे पढ़ते जा रहा है और पीछे वाले बोलते जा रहा है। और दुनिया के हर एक इंसान के साथ होता है कि आप पीछे का हमें हर हाल में क्या करेंगे, भूलेंगे। यदि आप उसको रोज देखते रहेंगे तो उसका कुछ कुछ हिस्सा आपके साथ क्या होगा, परमानेंट होता चला जाता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। एक वस्तु से कितने लोगों से बन गई है, कहता है एक वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज है +1 कूलम, +1 कूलम इस पर चार्ज है, इसके पास चार्ज है +1 कूलम। एक चीज तो क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। वही पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया होगा, ये हमने कल रफ में बता दिया था। तो सुनिए, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर चार्ज बटा मूल आवेश, चार्ज 1 कूलम और मूल आवेश एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, कूलम कूलम कैंसल, दशमलव हटेगा ऊपर 10 हो जाएगा 16, 10/16 और -19 को ऊपर ले जाते हैं, +19, 19 में से एक जीरो 10 को दे देते हैं, 19 में एक जीरो 10 को देंगे तो 10 100 बन जाएगा, 100/16, और 19 में एक जीरो इसको दे दिया हमने, तो ये 19 खुद को 18 के रूप में कर लेगा। चलिए 16, 100 में 16 से भाग देंगे कितना, 6.25, 16 96, बाकी 4 0 40, 16 दूना 32, बाकी 8 8 पर 0 80, 16 25 80 गुना 10⁻18, यानी एक वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तब उस पर +1 कूलम चार्ज आएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो -1 कूलम चार्ज आएगा। नोट कर लीजिए इसको। ये कितने क्वेश्चन कितना हुआ, 3, टाइप कितना हुआ, अभी तक टाइप 2 ही हुआ है, क्योंकि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। मेथोडियस स्टूडेंट ये भी देखता है एनालिसिस करके हमने कितने क्वेश्चंस बनाया और कितने टाइप उसमें हमने क्लियर कराया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और टाइप चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा हुआ है, 2005 के करीब पूछा हुआ था। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन किसी कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या भुवनेश्वर बोर्ड हो या उड़ीसा बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड का क्वेश्चन बैंक हमारे पास, और हमें ये नॉलेज रहता है हर एक बोर्ड में किस साल कौन सा क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं। आपको जो डीपीपी दिया जाएगा उसमें सारे बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा, तो इससे लगभग सारा क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर कर लेते हैं, और बिहार बोर्ड को तो होगा ही। चले लिखिए इसको, Na++ पर आवेश की गणना करें, Na++ Na++ पर आवेश की गणना करें, Na++ पर आवेश की गणना करें, Na++ पर आवेश की गणना करें। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में बताया था,
इलेक्ट्रिकल फोर्स का योगदान हमारे डेली लाइफ में है या नहीं है? इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है जो आपको आपके घर से कहां तक पहुंचाता है, हमारे कोचिंग तक पहुंचाता है, नहीं तो आप चल ही नहीं पाते, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं रहता। इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है जो इंक से, चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और पढ़ा पाते हैं, पेंट दीवार में चिपक जाता, सारे जगह क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इसको हमने थोड़ा बारीकी से बताया था शुरुआती क्लास में। Na++ का क्या मतलब होता है? Na किस तत्व का सिंबल है? सोडियम का। आपको जानकारी होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व हैं और उस तत्व का उसमें बहुत सारे विशेषता दिया गया है, जो दो विशेषता जो सब स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए, एक परमाणु संख्या और दूसरा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या तत्व के नीचे लिखा रहता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा रहता है। ऐसे सोडियम की चर्चा करेंगे तो सोडियम की परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23। जो नेचुरल स्टेट में सोडियम हमारे नेचर में पाया जाता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, आइसोटॉप्स वगैरह की नहीं। परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं। ये सोडियम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 30 तत्व का, 1 से लेकर 30 तत्व का तो नॉलेज आपके पास कम से कम होना चाहिए। और जो फेमस तत्व है उसके बारे में तो और होनी चाहिए आपको। Na++ का क्या मतलब है? देखिए, ये सोडियम है हमारे पास, ये सोडियम का परमाणु है, सोडियम का परमाणु। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। यदि परमाणु संख्या 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने? 11 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या परमाणु संख्या के बराबर हम मानते हैं। तो इस सोडियम में ये देखिए 11 प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितना है? 11 है। 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 है। तो मुझे बताइए इसका टोटल चार्ज कितना? 0। ये देखिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे Na। क्या इसके पास कोई चार्ज है? नहीं, ये सोडियम का परमाणु है, इसका मतलब होगा ये सोडियम का परमाणु है, एटम है, और इसका चार्ज क्या है? 0 है। अब हमने क्या किया, इस सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखिए इसमें प्रोटॉन कितना है? 11, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, 11 इलेक्ट्रॉन था, 2 निकाल लिया था, 9 इलेक्ट्रॉन अब बचा। अब इसके पास कितना चार्ज? +2, +2 ना। अब ये वाला सोडियम और ये वाला सोडियम सेम है या अलग अलग? ये सोडियम का परमाणु था जिसका चार्ज क्या था? अब ये सोडियम का परमाणु नहीं, सोडियम का आयंस हो गया। अब इसको लिखेंगे Na++ या 2+ कर सकते हैं, ऐसे 2 और प्लस कर सकते हैं, या ++ लिख दीजिए आप। ये देखिए, ये सोडियम का क्या है? परमाणु, जिसके पास नेट चार्ज 0। तो याद रखना परमाणु का टोटल चार्ज क्या होगा? 0, वो उदासीन होगा। और ये सोडियम का क्या है? आयंस है। Na++ का क्या मतलब? Na++ का मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। Na++ का मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। और आपको ये दे दे Na+++ कितना? 10 इलेक्ट्रॉन निकाला गया। आपको दे दे Cl+, ये माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया। इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा। तो किसी भी तत्व पर प्लस माइनस का मतलब आप समझ जाएंगे, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन निकला है उससे, और 4+ है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकला है, यदि 4 माइनस है तो 4 इलेक्ट्रॉन उस पर आया है। चलिए, Na++ कितने इलेक्ट्रॉन निकला है? तो क्लियर हो जाना है, निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n बराबर 2। आपसे चार्ज पूछ रहा है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, Q बराबर Ne, n निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, A मूल आवेश 1 बोलो मत आप, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 16 2 जा 32,
एक अंक के बाद दशमलव गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो Na++ पर इतने चार्ज हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। ये टाइप हो गया, अगला टाइप। लेकिन आप देखेंगे तो ये टाइप 1 का वेरिएंट है। टाइप 1 में n था, क्या निकाले थे, क्यों? इसमें भी n दिया गया और लेकिन इसमें n डायरेक्ट नहीं दिया गया, इसके लिए आपको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ा है। और यही होता है क्वेश्चन में, आपको अलग अलग तरह से नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है उस क्वेश्चन के डाटा को इकट्ठा करने के लिए, तब जाकर वो क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि सोडियम के पास ये सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला कैसे? कैसे निकला सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन? घर्षण नहीं। हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, हम एक तरीका अपनाते हैं, अपने आप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। आप सोडियम को किसके पास रख दो, क्लोरीन के पास रख दो, ऑटोमेटिक सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन के पास चला जाएगा। इसको हम लोग अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये प्रकृति में स्वतः हो जाएगा। दोनों को एक बर्तन में आप रख दो। आपको ये जानकारी होगा केमिस्ट्री से 10th से या 9th से कि दुनिया का हर एक तत्व खुद को इस प्रकृति में क्या करना चाहता है, अस्थायी करना चाहता है। आप भी तो अस्थायी होने के लिए ही आए हो ना यहाँ पर, कि बैंक में नौकरी लग जाएगा, घोटाला करते रहेंगे, अस्थायी हो जाएंगे। तो दुनिया का हर एक एलिमेंट, प्रकृति का हर एक एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहता है। और स्टेबल कब होती है वो, जब उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाती है। जब उसके लास्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स वितरण होता है, सभी ऑर्बिट में होता है ना, पहला ऑर्बिट में कितना, दूसरा में इसी तरह, पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट KMN ऐसे करके होता है। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तो वो खुद को क्या मानता है, स्टेबल मानता है। लेकिन यदि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो उस समय सबसे ज्यादा स्थायी मानता है। उसके बाद उसको किसी चीज की चाहत नहीं रहती, वो स्टेबल हो जाता है। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन, 11। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सोडियम का बना ये, तो ये सोडियम का पहला ऑर्बिट है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ये दूसरा ऑर्बिट है कितना, 8। ये तीसरा ऑर्बिट है कितना, 1। 2 8 10 1, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। क्लोरीन का बनाइए। अच्छा, सोडियम के बारे में थोड़ा ये सोचिए, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है, होना कितना चाहिए, 18 होना चाहिए ना। इसका लास्ट ऑर्बिट तीसरा है ना, तीसरा ऑर्बिट में कितना है, 1 ही। क्या ये सोडियम स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, अस्थाई नहीं है। केमिस्ट्री वाले सर ऐसे ही पढ़ाते होंगे आपको, मुझे उतनी जानकारी नहीं है केमिस्ट्री का। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये स्थायी होने के लिए या तो अपने लास्ट ऑर्बिट में चाहेगा 8 पुर जाए, 18 पुर जाए, या फिर ये इस दूसरे ऑर्बिट को लास्ट ऑर्बिट बना लेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करके, त्याग करके। तो इसके लिए बड़ा आसान होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, त्याग दे। त्याग दे, ऐसे ही त्याग देगा या कोई लेने वाला भी चाहिए, लेने वाला भी चाहिए। यानी सोडियम को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, डोनेट करना है, देना है। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट देखिए, क्लोरीन के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 7, तीसरे ऑर्बिट में 7। और 1 कहीं से और आ जाए तो लास्ट ऑर्बिट में कितना, 8 हो जाएगा। और 8 में ये भी क्या हो जाएगा, यानी क्लोरीन 1 लेना चाहता है और सोडियम 1, ये 1 देगा, अस्थाई हो जाएगा, ये 1 लेगा, अस्थाई हो जाएगा। और दोनों का जोड़ी बन रहा है ना। 1 20 लाख देना चाहता है और 1 उतना ही लेना चाहता है, तभी फिक्स होता है, तभी कार्ड छपती है ना, ऐसे नहीं छपेगी कार्ड। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमने इस चीज को अध्ययन किया, हमारे वैज्ञानिक ने इस चीज को पढ़ा, प्रकृति में इन सारी घटनाओं का अध्ययन किया
और हमने सोडियम और क्लोरीन को एक साथ रख दिया, दोनों ने समझौता किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा तो कौन सा चार्ज, प्लस, और क्लोरीन पर एक चार्ज आएगा माइनस। देखिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज और सोडियम पर प्लस चार्ज, जो ही प्लस माइनस चार्ज आया, और हमें ये मालूम है अपने रूल से, साइंस के नॉलेज से, कि प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल, आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में लगता है, विद्युत बल लगना शुरू होगा। और कौन सा बला, आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल प्लस और माइनस के बीच इतना अधिक होता है कि आप क्लोरीन को पकड़ कर ले जाओ, अब इसके साथ कौन जाएगा, सोडियम भी जाएगा, अब ये क्लोरीन अकेला नहीं जाएगा, और सोडियम को ले जाओ, क्लोरीन भी इसके साथ जाएगा। अब दिस इज अ सिस्टम, दिस इज नॉट सिंगल एटम। पहले ये दोनों अलग अलग क्या था, परमाणु था, अब दो परमाणु मिलकर एक क्या बना दिया, अणु बना दिया, एक पदार्थ बना दिया, दिस इज कंपाउंड, NaCl, साधारण नमक, साधारण नमक भी होता ना। अब मुझे बताइए ये जो NaCl में सोडियम और क्लोरीन के बीच जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ही साधारण नमक का अस्तित्व है। यदि इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होगा तो साधारण नमक का अस्तित्व नहीं होगा। केमिस्ट्री वाले सर इसको बोलते होंगे दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया, एक बंधन बन गया, सहसंयोजक बंधन बन गया। और फिजिक्स की लैंग्वेज में आपके फिजिक्स वाले टीचर उसको फोर्स की लैंग्वेज में बताता है, दोनों के बीच एक फोर्स डेवलप हो गया। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो हम यहाँ भी इलेक्ट्रिकल फोर्स से बाहर नहीं है। आगे जाकर इस सिस्टम का मैं नाम रखूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए पढ़ाते सभी सर हैं, सर लोग आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, यदि सर लोग ने भाषा थोड़ा सही से यूज करा, यानी तर्क से भाषा को यूज करा, भाषा का समायोजन सही से करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा आप लोग को, हम लोग को। चलिए, अच्छा पानी के बारे में भी आपका यही विचार होगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही होता ना, अस्थाई है या नहीं, नहीं है, क्योंकि इस ऑर्बिट में दो रहना चाहिए, है एक, तो ये अस्थाई होने के लिए या तो एक किसी को देगा या तो एक लेगा, फिर भी ये अस्थाई हो जाएगा, दो हो जाएगा, और एक दे देगा फिर भी फ्री हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन सोडियम के पास एक ही ऑप्शन था, इसको देना ही था। तो कौन ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, सोडियम या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जो लेना चाहेगा उससे भी ये कंपाउंड बना लेगा, जो देना चाहेगा उससे भी बना लेगा। इसलिए हाइड्रोजन आप बहुतों के साथ देखेंगे, किसके तुलना में, सोडियम के तुलना में हम बहुतों के साथ देखते हैं। चलिए, तो ये एक देना चाहता है, मैं अभी इस पर चर्चा कर रहा हूं। एक और हाइड्रोजन है, ये भी कितना देना चाहेगा, ऑक्सीजन के बारे में क्या विचार है, पहला ऑर्बिट में दो, दूसरा ऑर्बिट में 6, ये O है ऑक्सीजन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, 8 पूरा हो गया। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, 6 ना, और जबकि दूसरे ऑर्बिट में रहना कितना चाहिए, 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, और ये दोनों मुंह फाड़ा हुआ है दो देने के लिए, सबका जोड़ी मिल रहा है, सबको एक साथ हमने रख दिया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, 2 माइनस आया, और 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 प्लस। ये देखें, अब ये 2 प्लस और 2 माइनस के बीच कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, आकर्षण बल। और ये फोर्स इतने प्रबल होते हैं कि आप ऑक्सीजन को ले जाओ, हाइड्रोजन भी उसके साथ जाएंगे। अब नाउ दिस इज नॉट अ सिंगल एटम, दिस इज सिस्टम हो गया हमारा, निकाय हो गया, दो एटम का, परमाणु का अणु हो गया ये। यानी जो पानी हम रोज पीते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स से अछूता नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल फोर्स से अपना पल्ला झाड़ ही नहीं सकते हैं इस नेचर में। बस यदि आप समझ रहे हैं तो ये चीज समझ आएगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का महत्व क्या है, कहाँ कहाँ लगता है। और यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स कुछ है ही नहीं, आप कहेंगे इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन आप देख लो H2O के निर्माण में भी कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स है यहाँ पर। ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल होगा आगे जाकर। अच्छा एक चीज और, H2O ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है। ये अणु है या परमाणु है, अणु है।
दो परमाणु, ये H2 और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये परमाणु है, दो परमाणु को मिलकर ये एक अणु बन गया। अब जल का, ये जो जल है, जल H2O, इसके एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, और एक हाइड्रोजन में एक, तो दो हाइड्रोजन में दो, तो कितना? तो याद रखना जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स भी कितना होगा? 10, 10 इलेक्ट्रॉन और 10। तो जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, कहता है 200 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स की संख्या ज्ञात करें। कितना जल है? लगभग 1 गिलास। कहता है 200 ग्राम जल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होगा। तो हमें मालूम है जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक गिलास जल में कितना अणु होगा जल का? एक अणु होगा? एक ही अणु होगा या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे अणु होंगे। H2O, 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 बहुत सारे H2O होंगे इसमें, तब जाकर एक गिलास बना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले 200 ग्राम जल में टोटल क्या निकालेंगे? अणुओं की संख्या। आपने केमिस्ट्री में निकाला होगा, निकाले हो ना आप? हम लोग देखेंगे इसको। 200 ग्राम जल में पहले हम टोटल अणु निकाल लेंगे, परमाणु रहता है परमाणु निकालते हैं। और मान लीजिए 1000 परमाणु आ गया, कितना मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, जल के 200 ग्राम जल में जल के 1000 अणु है, तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1000 अणु में 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन बनाएंगे। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और दिनेश में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, दिनेश का एक बुक आता है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ये हमारा कल का टॉपिक है। आज का हमारा क्वेश्चन ये है, परमाणु संख्या, और ये कहता है ऑक्सीजन के नाभिक पर आवेश की गणना करें। देखिए यहां देखो आप, पहले ये ऑक्सीजन का एटम है, एटम का मतलब परमाणु, और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन होता है, और ऑक्सीजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन? 8, क्योंकि 8 प्रोटॉन होता है ऑक्सीजन में, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होता है ना, 8 8 16। हाँ, 8 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स। जो भी न्यूट्रॉन्स की संख्या भी हम लोग देंगे A-Z, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, वो न्यूट्रॉन्स की संख्या होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए जब तक हम चार्ज पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, नाभिक में क्या है? 8 प्रोटॉन। अब हमारे पास फॉर्मूला है, Q बराबर क्या होता है? Ne। E किसका चार्ज? प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का। तो E है प्रोटॉन का चार्ज, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19। कितने प्रोटॉन का चार्ज? एक प्रोटॉन का। ये कितने प्रोटॉन का? और प्रोटॉन है कितना नाभिक में? 8। 8 से गुना कर दीजिए, 12.128 होगा ना, 16 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। प्लस में या माइनस में? बोलो ना, प्लस में हो जाएगा। नाभिक के पास हमेशा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसी क्वेश्चन में नाभिक के जगह परमाणु दे देता, तब चार्ज कितना होता? सोचो, तब 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि परमाणु में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। जब परमाणु की चर्चा होगा तो उसमें 8, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कैंसल। अभी तुरंत मैंने बताया कि परमाणु हमेशा उदासीन होगा। परमाणु का चार्ज पूछे तो 0 बोलना है, लेकिन नाभिक का चार्ज 0। अच्छा, मान लीजिए ऑक्सीजन की जगह सोना रहता, तब क्या करते? गोल्ड। तो गोल्ड की परमाणु संख्या 79, 79 होता ना, तो 8 की जगह क्या देते? यदि क्लोरीन होता तो 17 देते। नोट कर लीजिए, ये नाभिक का चार्ज। वो जल वाला मैं कल बताऊंगा, आप याद कर लेना कि मोलों की संख्या क्या होती है। मोलों की संख्या आपको पता होगा ना, दिया गया भार बटा अनुभार या परमाणु भार, यही होता ना, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट।
और उसके बाद परमाणुओं या अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या गुना एवोगाड्रो संख्या। केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसका हमें कल काम पड़ेगा। मैं इतना समय ले रहा हूं क्योंकि शुरुआत है, नहीं तो ये सब में उतना समय नहीं लिया जाना चाहिए। बेसिक नॉलेज पर आधारित ये सब क्वेश्चन है, और इतना समय लेने के पीछे एक भी कारण है, क्योंकि मैं बेवकूफ समझता हूं सामने वाले को। जब भी मैं क्लास करने आता हूं सामने वाले को मैं क्या समझता हूं, जीरो। मैंने गलत बोल दिया, जीरो नहीं, मैं माइनस में समझता हूं, क्योंकि सामने वाले को आप बेवकूफ समझोगे ना तभी आप बेहतर दे पाओगे। लगेगा सामने वाला होशियार है तो ऊपर ऊपर आप चले जाओगे।